अपने मेहमानों से जो मदद करेंगे आज और बताएंगे कहां पर हैं कमाई के बेहतरीन मौके। तो 8 बजे से 10:30 बजे तक दमदार एक्सपर्ट्स का पैनल होगा हमारे साथ। विलियम ओनील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी होंगे हमारे साथ। इसके साथ एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते होंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड आशीष चतुर्मोहता भी हमारे साथ होंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ देवेंद्र चौकसी जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको रिलायंस का जो पार्टली पेड स्टॉक है जो आज लिस्ट होगा 9:15 बजे। नॉर्मल कैटेगरी में ही आप देखेंगे इसको लिस्ट होते हुए। आज के दिन इसको आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए वो आपको प्री मार्केट बताएंगे रणनीति। और प्रकाश दीवान भी हमारे साथ शो में आगे जुड़ेंगे जो आरआईएल पर आपको राय देने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार पैनल है। और सबसे पहले देखिए आरआईएल के स्टॉक के ऊपर आज नजर होगी और क्या गजब की रैली स्टॉक ने दिखाई है। और आज है द डी डे रिलायंस के राइट्स इशू की लिस्टिंग। तो विस्तार से इस पर भी बात करेंगे और जो दो बड़े निवेश आए हैं इस पर यतिन हमें रोशनी डालेंगे। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे ज्वेल्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को किस तरह की राहत सरकार देने के मूड में नजर आ रही है। आशीष एक एक नतीजे को डाइसेक्ट करेंगे आपके लिए। तो बहुत ही पावरफुल शो है। शुरुआत करते हैं नीरज के साथ और समझ लेते हैं ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं। उसके बाद अरविंद सेंगर साहब भी जुड़ेंगे आज न्यूयॉर्क से और उनसे जानेंगे अमेरिका कैसे कोविड से फाइट कर रहा है और एफआईआईज भारतीय बाजारों को किस तरह से देख रहे हैं। इस सब पर बात होगी इसी शो में। लेकिन नीरज बताइए ग्लोबल संकेत सबसे पहले। देखिए ग्लोबल संकेतों में आप इस समय अगर डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो वो आपको वीक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जबकि शुक्रवार को भारी उठापटक हुई और अंत में वो मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा। दरअसल जो सेकेंड वेव कोरोना है वो ट्रेडर्स के दिमाग में चल रहा है कि शायद ये हो सकता है। उसके पीछे कारण ये था कि बीजिंग में एक बहुत बड़ी सब्जी की दुकान मार्केट है और वहाँ पे 45 लोगों की टेस्टिंग में पॉजिटिव पाया गया। तो उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया, आसपास के तमाम इलाके। तो इससे ये डर बना कि क्या सेकेंड वेव कोरोना आ रहा है क्या। तो उस कारण तमाम बाज़ारों में एक ये डर सा बन रहा है कि क्या हो सकता है। जापान में टोक्यो में एक दिन में सबसे ज़्यादा 47 केस निकल के आए। तो ये एक फियर बना पूरी दुनिया में। तो इसकी वजह से आप इस समय लोअर ट्रेड देख रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इसका काउंटर है कि इसके बावजूद इकोनॉमीज़ को ओपन किया जा रहा है। आप फ्रांस में देखिए मैक्रोन लगातार नए नए तरीके से अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि वो बाहर निकलें। बोरिस जॉनसन लोगों को कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। और तीसरा जो इस दोनों को एक धागे में पिरोता है वो है लिक्विडिटी। तो वो लगातार बनी हुई है। तो इसलिए आप मार्केट को देखेंगे कि गिरता भी है तो वो बहुत देर तक सस्टेन नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर्स देख के आप अपना व्यू मत बनाइए, क्योंकि ये कई बार छलावा साबित होता है। 1800 पॉइंट उस दिन गिरा, उसके बाद भारतीय बाजार पॉजिटिव हुए। तो एक तस्वीर ये बन रही। लेकिन अब सेकेंड वेव कितना सच साबित होता है, क्या होता है, अभी कहना मुश्किल है। हर समय आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आवाज़ देखते रहिए, आपको पता लगता रहेगा क्या हो रहा है दुनिया में। रीओपनिंग की चैलेंज यही है कि जितनी आप अपनी इकोनॉमीज को खोलेंगे, जितना लोग बाहर जाएंगे तो केसेस की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। अरविंद सेंगर जियोस्फीयर कैपिटल के हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे न्यूयॉर्क से। अरविंद स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ग्लोबल मार्केट्स में स्पेशली अमेरिका में हमने देखा था पिछले वीक काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे। इस समय सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? रीओपनिंग के बाद जो केसेस की संख्या और जो सेकेंड वेव की चिंता ज्यादातर रिपोर्ट्स में सजेस्ट कर रही है, वो कितनी रियल है? आप क्या पढ़ रहे हैं? दो चीजें हैं। एक तो यह कि आप ये सोचिए कि जितनी तेजी से मार्केट वापस ऊपर बढ़ा है तो इसमें काफी जो अच्छी खबरें आ रही हैं कि इकोनॉमी ओपन हो रही है और लोग बाहर जा रहे हैं और धीरे धीरे डिमांड चीजों की बढ़ रही है, वो सब ऑलरेडी डिस्काउंट हो गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि हालांकि लिक्विडिटी तो बहुत है, लेकिन इकोनॉमी कितनी जल्दी कितनी दूर कितनी आगे बढ़ेगी वो देखना पड़ेगा। और उसमें जो ये डर हो रहा है कि सेकेंड वेव की जो बात हो रही है उसमें ये है कि ऐसा तो नहीं है कि जैसे अप्रैल में पूरी इकोनॉमी बंद हो गई थी और लोग बाग घर पे बैठे रहे और बिल्कुल ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ठप हो गई। वो उतना डर नहीं है, लेकिन इतना ही ये डर ये इस समय ये हो रहा है
कि ये जो इसमें से जो रिकवरी होगी वो बहुत धीमी रहेगी, आधे रास्ते ही रहेगी और काफ़ी लोगों की नौकरी फिर वापस नहीं आएगी और इसके कारण जो इकोनॉमिक शॉक है वो हालांकि कम हो रहा है लेकिन वो पूरी तरह से जा नहीं रहा है और वो हमारे साथ काफ़ी समय रहेगा, काफ़ी महीने शायद साल भर रहेगा जब तक कि पूरी हमको वैक्सीन या ऐसा कोई इलाज नहीं मिल जाता जिससे कि कोरोना का डर पूरी तरह से हट जाए। तो इस कारण मार्केट्स में अब यही हो रहा है कि एक तरफ लिक्विडिटी के कारण लोगों के पास पैसा है लगाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये डर है कि ये इकोनॉमिक रिकवरी और अर्निंग्स रिकवरी काफ़ी मंदी रहेगी और इतनी तेजी से मार्केट दौड़ा है तो अभी थोड़ा शायद नीचे गिर सकता है या साइडवेज जा सकता है। अरविंद जी गुड मॉर्निंग। हमने देखा है कि इस महीने भी, जून के महीने में भी एफआईआईज ने भारतीय बाजारों में 12,200 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है। हम देख रहे हैं भारत में रिलायंस जैसी कंपनियां एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। कभी नहीं सुना और देखा कभी इतिहास में कि 7 हफ्तों में 10 बड़े इन्वेस्टर्स, ज्यादातर अमेरिका के, जहां पर आप इस समय बैठे हैं, वो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक कंपनी में निवेश कर दें। भारत को आप न्यूयॉर्क से बैठकर किस तरह से देखते हैं और यहां पर कौन सी कंपनीज आपको अच्छी लगती हैं, कौन से सेक्टर्स आपको पसंद आते हैं? तो भारत का ऐसा सवाल है कि भारत में 2 चीजें हैं कि भारत का अगर आप पूरी इकोनॉमी देखें तो भारत की इकोनॉमी में इतनी फुर्ती नहीं आ पाएगी जितनी कि यूएस की इकोनॉमी में, क्योंकि वहां पे ना तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा खर्च करने की काबिलियत है क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में ज्यादा डेफिसिट नहीं बढ़ा सकते और ना ही रिजर्व बैंक के पास इतनी शक्ति है कि वो जिस तरह से फेड और लोग पैसा बहा रहे हैं उस तरह से नहीं कर सकता आरबीआई। तो इस कारण इंडिया की इकोनॉमी थोड़ा मंदी ही रहेगी, धीरे धीरे ही सुधरेगी, लेकिन उसमें ऐसी कंपनियां कई हैं जो कि बहुत मजबूती में हैं और रिलायंस की ये खासियत है इस समय। जैसे अगर आप रिलायंस की आपने जो बात कही तो ये है कि वो रिफाइनिंग, जो ट्रेडिशनल ऑयल और गैस और रिफाइनिंग का जो बिजनेस था उसको उन्होंने उसमें पैसा नहीं लगाया है और उन्होंने जिस चीज़ों में पैसा लगाया है वो चीज़ें आजकल हर दुनिया के हर जगह कोने में काफ़ी महत्व रखती हैं। और जो रिलायंस जियो का जो बिजनेस है जिसमें कि ऑनलाइन डेटा के ऊपर उन्होंने पैसा लगाया है वो आजकल दुनिया में हर जगह, यूएस में नैस्डैक की कंपनियां, जो टेक्नोलॉजी कंपनियां जो न्यू हाईज पिक कर रही हैं। तो ये पूरी दुनिया में इसका फायदा जो लॉकडाउन का रहा है वो इन लोगों का रहा है जो लोग की ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड कर सकें और उसमें रिलायंस ने काफ़ी पिछले 4-5 सालों में रिलायंस जियो ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है कि इसके कारण लोग बाग उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनमें पैसा लगा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो दुनिया में कैसी कंपनियों ने अच्छा किया और इंडिया में भी कौन सी कंपनी अच्छा करने की चांस अच्छी है, उसमें मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, इन एरियाज में और जो आजकल जिन्होंने अच्छा किया है जो कि कंज्यूमर एफएमसीजी टाइप कंपनीज या जो कि खाने पीने के कंपनीज, इन चीज़ों ने अच्छा किया है। और जो आपकी ट्रैवल, टूरिज्म या इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं उन्होंने कम अच्छा किया है। तो इसमें इंडिया में भी उन्हीं एरियाज में हम देख रहे हैं जहाँ पे कि कंपनीज की एक तो बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, जिसमें कि जिनके पास ज़्यादा डेट ना हो, और दूसरी चीज़ जिनके कि इस कोरोना वायरस की अगर इकोनॉमी मंदी रही तो उसके बावजूद जो कंपनीज अच्छा कर सकें उसको देख रहे हैं। कोविड को जो फाइट कर रही कंपनियां सक्सेसफुली, उस पर इस समय फोकस रखना है, चाहे वो टेलीकॉम कंपनियां हो या फिर आपकी फार्मा कंपनियां। सांगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपना पर्सपेक्टिव देने